विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में है ये। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में की थी। यानी दिल्ली सल्तनत पर उस समय मोहम्मद तुगलक का शासनकाल था। एक विस्मृत साम्राज्य पुस्तक में सिबेल ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है इसमें। और इन्होंने लिखा है कि आनकोंडा में विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया गया था। आनकोंडा में विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया गया था। और देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है ये। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव थे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जो थे वो कृष्णदेव थे। और कालीकोटा के युद्ध में जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। कालीकोटा का युद्ध हुआ था जनवरी 1565 में, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसके अतिरिक्त न्यायालयों के अतिरिक्त 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी कैनिंग के समय में हुआ था पारित। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो लाया गया था 1861 में लाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के काल में 1861 में भारतीय परिषद एक्ट, भारतीय जनपद सेवा, भारतीय पुलिस एक्ट आदि भी लाए गए थे ये लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। और देखिए इसके बारे में, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 में लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। और भारत में विभागीय प्रणाली 1861 से प्रारंभ हुई थी, ये भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और भारत शासन एक्ट 1858 में लाया गया था। भारत शासन एक्ट 1858 में लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कार्डमाम पहाड़ी में, बी अन्नामलाई पहाड़ी में, सी नीलगिरी पहाड़ी में, डी पलानी पहाड़ी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी में। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। और दो बेटा की ऊंचाई 2638 मीटर 37 मीटर है। और दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। और कार्डमाम की पहाड़ी केरल में स्थित है। कार्डमाम की पहाड़ी केरल में स्थित है। और पिलानी की जो पहाड़ी है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी की सर्वोच्च पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी दो बेटा है। दो बेटा की ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। और दो बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और पिलानी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु कौन सी है?
ऑप्शन ए एल यानी एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। धातुओं जो हैं, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद के तौर पर इसमें अपवाद भी है। क्रोमियम ऑक्साइड जो है यह धातु ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये अपवाद के रूप में है। बाकी सभी जो धातुओं के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और उभयधर्मी अधातु जो है SI है, सिलिकॉन है। उभयधर्मी अधातु सिलिकॉन है। उभयधर्मी धातु एल्यूमिनियम, जिंक और लेड भी हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति इसकी अम्लीय होती है और क्षारीय दोनों ही होती है। और डिटेल देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्षारीय दोनों होती है, ये तो बता दिया था आपको। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन है। और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु ग्रेफाइट है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु जो है वो ग्रेफाइट होती है। और अधातु जिसे पानी में रखते हैं वह सफ़ेद फास्फोरस है। एक अधातु ऐसी है जिसे पानी में रखते हैं वो सफ़ेद फास्फोरस है। और नोबेल धातु जो है AU सिल्वर यानी आर्गन है और PT है, नोबेल धातु हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2.7 है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभिविन्यास 2.7 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? ऑप्शन ए 7 में, ऑप्शन बी 9 में, ऑप्शन सी 15 में, ऑप्शन डी 17 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यानी 17 में रखा गया है। 17 में ये रखा गया है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इसका जो 9F है 1s2 और 2 है, और 2s2 2p5 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये। और आवर्त सारणी में 2 7 वाला तत्व जो है वर्ग 17 में पाया जाता है। आवर्त सारणी में जिसका 2 और 7 तत्व होता है वो वर्ग 17 में पाया जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग में HE NE AR KR XCM रियोन आते हैं, और जिसे नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं इन्हें। और अक्रिय गैस रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस जो है रेडोन हमारे वायुमंडल में ये नहीं पाई जाती है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटोन है को सामान्यतः इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और इसमें जो एस्टेटीन है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव तत्व है इसमें। और उच्च क्रियाशीलता के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में यह भूपर्पटीय एवं समुद्री जल में पाई जाती है। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं हरे पीले रंग की गैसें हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन हरे पीले रंग की गैसें हैं। और ब्रोमीन लाल भूरे रंग का वाष्पशील द्रव है, जबकि आयोडीन बैंगनी रंग का ठोस है। आयोडीन जो होती है बैंगनी रंग की ठोस होती है। तंत्र योगिनी ग्रंथ का पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तंत्र योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी ओडिशा में, डी राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट ओडिशा राज्य में। तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान है वो ओडिशा राज्य में माना जाता है। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र जो है कामाख्या है, जो असम में है। और शक्ति पूजा बंगाल में प्रसिद्ध है। तांत्रिक पंथ पर वाम पंथ का प्रभाव है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार
52 शक्तिपीठ हैं। हिंदू मान्यताएं जो हैं उनके अनुसार 52 शक्तिपीठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए NEFT, ऑप्शन बी ECS, ऑप्शन सी IMPS, ऑप्शन डी RTGS। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, IMPS कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को IMPS कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, IMPS का फुल फॉर्म जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। और NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, NEFT का फुल फॉर्म। और यह RBI द्वारा संचालित होता है। और RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। और ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। और आगे देखिए, NEFT और RTGS के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। देखिए, इसमें NEFT में पैसा जो है ट्रांसफ़र होता है, तुरंत ट्रांसफ़र होता है। और इसमें भी पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है। इसमें पैसा जो है 8 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रांसफ़र होता है। सुबह के 8 बजे से लगाकर शाम 7 बजे तक ट्रांसफ़र होता है NEFT में। और RTGS में पैसा 8 बजे से 4:30 बजे तक होता है। और पैसा ट्रांसफ़र की कोई सीमा नहीं है। NEFT में पैसा ट्रांसफ़र की कोई सीमा नहीं है, 1 रुपये से अधिकतम कितना ही भी। और इससे न्यूनतम 2 लाख रुपए और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। कम से कम इससे 2 लाख रुपए होगा और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल फर्स्ट, ऑप्शन बी 2 कंप्यूटर के बीच एक डायनामिक लिंक, सी नेटवर्कों का एक समूह, डी डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल फर्स्ट है ये। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए, IP एड्रेस का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और IP एड्रेस किसी भी एक नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है ये IP एड्रेस। और IP एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट होती हैं IP एड्रेस में। TCP का विकास यूनियन सर्ट और रॉबर्ट काहन द्वारा 1973 में डिजाइन किया गया था। TCP का विकास जो किया गया था विंटन सर्ट और रॉबर्ट काहन द्वारा 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देखिए इसके बारे में। इंटरनेट का विकास जो है 1973 में बॉब मैटकैल्फ द्वारा किया गया था, इथरनेट का प्रयोग। और HTML हाइपरटेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज का टिम बर्नर-ली द्वारा 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? ऑप्शन ए तारे को, ऑप्शन बी ग्रह को, ऑप्शन सी अंश व अवशेष को, ऑप्शन डी ग्रहिका को। एस्टेरॉयड होता है, ग्रहिका को एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, अंश एवं अवशेष को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। अंश या अवशेष, फ्रैगमेंट या डेब्रिस को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। और तारे का अपना प्रकाश होता है, तारे जो होते हैं उनका अपना प्रकाश होता है। और ये काफ़ी दूरी होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ये सबसे निकटतम तारा सूर्य है पृथ्वी का। और एक ही तारा जो होता है वो सूर्य से काफ़ी बड़ा है, लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है सूर्य के मुकाबले।
और साइरस सबसे चमकीला तारा है। साइरस जो होता है वो सबसे चमकीला तारा होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में, ग्रहिका एस्टेरॉयड जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पिंड को कहा जाता है। ग्रहिका या एस्टेरॉयड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में छोटे छोटे पिंड को कहते हैं एस्टेरॉयड। और सबसे बड़ा तारामंडल जो है सेंटारोस है, सेंटोरस है सबसे बड़ा तारामंडल। और सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। और 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु जो है वो हैली है। 76 वर्षों के अंतराल पर एक हैली धूमकेतु दिखाई देता है जो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो, कितने के बीच हो, तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने के बीच हो, यानी कितने के बीच हो हमें ये बताना है, वायु प्रदूषण के स्तर को, उस वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ऑप्शन है 0 से 50, ऑप्शन बी 51 से 100, ऑप्शन सी 101 से 150, ऑप्शन डी 151 से 200। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 51 से 100। 51 से 100 के बीच यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक है तो उसको मध्यम माना जाता है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। और AQI कलर जो है ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है तो गुड है, लेवल गुड है इसका। और वैल्यू इंडेक्स 0 से 50 है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 50 है। और यदि येलो है तो मॉडरेट है, मीडियम है और 51 से 100 होती है। और ऑरेंज है तो अनहेल्थी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, ये स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यकर है और 101 से 150 के बीच होता है। रेड है तो बिल्कुल ही अनहेल्थी है, बहुत ही और ज़्यादा नुकसानदायक है, 151 से 200 के बीच होता है। पर्पल है तो वेरी अनहेल्थी यानी बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये 201 से 200-300 के बीच होता है। और यदि मैरून है तो हैजार्डोन्स होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, ये 301 से उससे ज़्यादा होता है इसका यूनिट, ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में, 8 प्रदूषकों को वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखा गया है। 8 जो प्रदूषक हैं उनको वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखा गया था। कौन कौन से हैं? PM10 है, PM2.5 है, O3 है, SO2 है और NO2 है, CO2 है और PB1 है और NH3 है। तो इस तरह से इनको वायु गुणवत्ता सूचकांक में रखा गया है। और वायु प्रदूषक सोडियम ऑक्साइड को, सल्फर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड को अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक माना जाता है। ये अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।